हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं साइंस की क्लास में अपन रसायन विज्ञान की ले रहे हैं। अपन रसायन विज्ञान की क्लास में अपने टॉपिक डिस्कस किया था, अम्ल और क्षार की डिस्कस किया था। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होती है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो होते हैं स्वाद में अपना कड़वा होता है, तीखा होता है, और लवण क्या होते हैं, जैसे नमक। नमक क्या है, लवण है। जो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि लवण का उपयोग क्या है। जो लवण के कुछ उदाहरण, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात हो गई, पोटेशियम की बात हो गई, ये सारे कुछ जो महत्वपूर्ण लवण है उनकी अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन सोडियम क्लोराइड की, लवण के उपयोग। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पीएच मान का भी डिस्कस करने वाले हैं। पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। किसकी भी डिस्कस करेंगे, पीएच वैल्यू की डिस्कस भी करेंगे, बफर बिलियन का भी डिस्कस करेंगे कि बफर बिलियन क्या होता है, ठीक है ना। जो पीएच और अम्ल और क्षार की क्या किस तरह की वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों चलिए इसी तरह से अपन यदि बात करें आगे, तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट की जो बात कर रहे हैं वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा अपना अम्ल की और क्षार की और लवण की। अम्ल और क्षार लवण में सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेंगे लवण का उपयोग। लवण का उपयोग, इस लवण के उपयोग में सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, सोडियम क्लोराइड की। किसकी बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, चलिए सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले बता दो, सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। मानव आहार का आवश्यक अंग माना जाता है दोस्तों। कौन, सोडियम क्लोराइड मानव आहार का आवश्यक अंग, आचार के परिरक्षण में भी, मांस एवं मछली के संचारण में भी, अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में हम नॉर्मली प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड। दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड प्रयोग करते हैं। आपसे यदि पूछा जाता है कि यदि किसी प्रकार की अपनी कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, जो अपने कहते हो कि बार बार उल्टी दस्त होना, उनमें यदि किस चीज की कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, जिसमें हम WHO का घोल डालकर पिलाते हैं। दोस्तों चलिए अब इसी के साथ अपन बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग कहां करते हैं दोस्तों, रसोई घर में करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं, औषधि के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मीठा सोडा। क्या कहते हैं दोस्तों, मीठा सोडा। अग्निशामक यंत्र में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कुछ लवण है जो महत्वपूर्ण लवण है, जिनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, भूमिका है। कहीं ना कहीं हम इनका हर प्रयोग करते रहते हैं अपने प्रतिदिन, डेली दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ लवण की बात अपन ने कर दी दोस्तों। चलिए इसके अलावा अपने पास है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट की भी डिस्कस में अपन कर चुके हैं प्रीवियस डिस्कस में कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। हाँ, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं, इसकी भी डिस्कस कर चुके। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, किसकी बात की अपन ने, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहां किया जाता, गन पाउडर के रूप में किया जाता है। दोस्तों किस रूप में किया जाता है, गन पाउडर के रूप में किया जाता है। आतिशबाजी का सामान बनाने में, जितने भी पटाखे वगैरह जो बनाते हैं, उन पटाखे के निर्माण में भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। कांच उद्योग में भी प्रयोग करते हैं इनका, उर्वरक के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं किनका, पोटेशियम नाइट्रेट का। ये जो है सारे के सारे क्या मुख्य लवण है दोस्तों, क्या है, मुख्य लवण। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण लवण है वो लवण है अपन कॉपर सल्फेट की बात करेंगे। किसकी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किसकी बात की अपन ने, कॉपर सल्फेट की बात की। CuSO4 H2O,
CuSO4 इंटू H2O, और बैलेंस बनाने के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सबसे महत्वपूर्ण लवण है दोस्तों। कीटाणुनाशक के रूप में हम इस लवण का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। किनका? कॉपर सल्फेट का। विद्युत लेपन में भी प्रयोग करते हैं। किनका? पोटेशियम सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। रंगाई एवं छपाई में भी हम प्रयोग करते हैं। किसका? कॉपर सल्फेट का। और सबसे महत्वपूर्ण इनका जो प्रयोग किया जाता है वो कॉपर को शुद्धिकरण करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं कॉपर सल्फेट की दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास सोडियम लवण हो गए, लवण हो गए। सोडियम क्लोराइड की बात कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लिया, सोडियम नाइट्रेट की बात कर ली, सोडियम कॉपर सल्फेट की बात कर लिया। इसमें वाशिंग सोडा भी आ गया था, सोडियम कार्बोनेट की भी बात कर ली थी अपन ने। अब जो है मेन पॉइंट आते हैं इसमें, पोटास एलम। कौन? पोटास एलम। पोटास एलम आपसे पूछा जाता है कि पोटास एलम क्या है? लवण है, क्षार है, अम्ल है। तो क्या बताना पोटास एलम के बारे में? यह एक प्रकार का लवण है दोस्तों। क्या है? लवण है। इनका सूत्र क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो। इनका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al, क्या? इंटू Al 2SO4 इंटू 24H2O। ये इनका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। ये इनका सूत्र होता है दोस्तों पोटास एलम का। अब यदि अपने से पूछ लिया जाए कि पोटास एलम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जल के शुद्धिकरण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? पोटास एलम का। औषधि के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं। किसका? पोटास एलम का। रंगाई में भी प्रयोग करते हैं। किसका? पोटास एलम। शरीर के किसी भी अंग के थोड़ा सा भी भाग कट जाने पर खून निकलने लगता है, उसे रोकने के लिए भी हम पोटास एलम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका? पोटास एलम का भी प्रयोग करते हैं। और किसके? चमड़ा उद्योग में भी हम प्रयोग करते हैं पोटास एलम का। इस तरह से हमने देखा कि लवण के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे उपयोग था जिनके अपन ने डिस्कस कर लिए। इन सब की आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता भी सकते हो कि सारे के सारे लवण हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो होगा पीएच वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? पीएच वैल्यू की। पीएच स्केल, पीएच स्केल की बात करते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल या पीएच वैल्यू मान लो। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, मान, ठीक है। सबसे पहले ये हमें ये क्या है? पीएच स्केल क्या है? ये अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को निरूपित करता है या अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करने का एक प्रकार का क्या है? स्केल है। आपसे कोई पूछ लेता आप बता सकते हो अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। सीधे सी भाषा में बात कर लूं मैं तो किसी भी प्रकार के अपन जो होते हैं विलयन होते हैं, उस विलयन में कितनी मात्रा, सांद्रता का गुण कितनी है और तनु का गुण कितनी है। तनु पानी का गुण कितना है और किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ जो मिला है पानी में उनका शक्ति कितना है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर ले दोस्तों, यदि पीएच स्केल को समझना ही है तो और अच्छी ढंग से हम समझ सकते हैं। जैसे अपन यदि बात कर ले कि साधारण पानी के अंदर यदि हमें एक प्रकार का रसना बनाना है, नींबू रस बनाना है, तो हम उसमें क्या करते हैं? नींबू निचोड़ देते हैं। नींबू निचोड़ने के बाद हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिला देते हैं। फिर उसके बाद उनमें और भी ऐड कर देते हैं क्या?
हम चीनी भी ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में हमने चीनी भी मिला दी। अब साधारण पानी के अंदर जैसे ही मैंने नींबू, चीनी और नमक मिलाया तो ये एक प्रकार का घोल तैयार हो गया, एक प्रकार का विलयन तैयार हो गया दोस्तों। अब यदि इस पानी की यदि घनत्व मापा जाए, इस पानी का पीएच मान मापा जाए, ठीक है, यानी इसके अंदर ये माना जाए कि अम्ल का मात्रा कितनी और क्षार की शक्ति कितनी। अम्ल और क्षार की सामर्थ्य शक्ति यदि मापना, सामर्थ्य मतलब शक्ति यदि मापना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पीएच स्केल का प्रयोग करेंगे। किसका? पीएच। ये हमें आसानी से बता सकता है कि उस साधारण से जल में जो हमने नींबू निचोड़ा था और जो नमक और उसमें जो हमने मिलाया चीनी मिलाया, इन सब की मिलाने से खट्टापन ज्यादा है या मीठापन ज्यादा है, किस प्रकार के, क्षार ज्यादा है, किस प्रकार के गुण उनमें ज्यादा है। तो इनके लिए हम किसका प्रयोग किए? पीएच स्केल का प्रयोग किए दोस्तों। इसी तरह से हम लार जो मानव का लार होता है उसका भी पीएच मान हम निकालते हैं। मानव के मूत्र का भी हम पीएच मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम दूध का भी पीएच मान निकाल सकते हैं, हम दही का भी, हम क्या कहते हैं, शराब का, बियर का, चाय, कॉफी, नींबू, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे पास अम्ल प्रकार के, क्षार प्रकार के होते हैं, उन सब का हम पीएच मान, समुद्री जल का भी, शुद्ध जल का भी हम पीएच मान आसानी से, साबुन का, फिटकरी का, इन सब का हम पीएच मान आसानी से माप सकते हैं दोस्तों। चलिए, यदि हम इस सब का पीएच मान मापते हैं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये पीएच मान के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? पीएच मान के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? तो पीएच मान के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक था वो सोरेंस थे दोस्तों। कौन थे? सोरेंस। सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। इनके द्वारा ये बनाया। कब बताया गया? कब इनके बारे में इस तरह से स्केल बनाया गया? 1909 ईस्वी में। ये पीएच होता क्या, पी क्या है और एच क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाए पी के बारे में तो पी एक जर्मन शब्द पुसांस से बना है। किससे बना है? पुसांस। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि पी एक जर्मन शब्द पुसांस से बना है। पुसांस अर्थात इसका मतलब होता पोटोंज। क्या होता? पुसांस का मतलब होता पोटोंज, और हिंदी अर्थ इसका यदि हम निकाले तो इसका होता शक्ति सूचक। किसी भी लवण के, किसी भी मतलब कि विलयन के अंदर अम्ल की मात्रा, क्षार की मात्रा कितनी है, पावर कितना है, इसीलिए इसको कहते हैं शक्ति सूचक। उनमें किसी भी विलीय पदार्थ के अंदर, विलयन के अंदर कितना मात्रा में अम्ल क्षार का सामर्थ्य है, ठीक है। तो ये क्या कहला? पी। पी पी एक जर्मन शब्द पुसांस, पोटोंज शब्द से बना। इसका मतलब होता है शक्ति सूचक। शक्ति सूचक यानी ये अम्ल क्षार के शक्ति को प्रदर्शित करता है, दैट इज कॉल्ड पी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए एच क्या है? एच क्या है? इसका मान हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण के बात करेंगे। किसकी बात करें? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की हम बात करेंगे। तो यदि आपसे से कोई पूछा जाता है कि यह क्या है तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। H हाइड्रोजन आयंस का सांद्रण। चलिए, अब यदि अपने से कोई पूछते हैं या हमें किसी भी प्रकार के पेपर में आता है कि पीएच क्या दर्शाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो पीएच मूल्य एक संख्या होती है। क्या होती है? पीएच मूल्य एक प्रकार की संख्या होती है। चलिए, पीएच मूल्य एक संख्या होती है।
क्या होती है दोस्तों? यह एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को, जो पदार्थों के अम्ल और क्षार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है कि वो पदार्थ अम्ल के गुण कितने रखते हैं और क्षार के गुण कितने रखते हैं। यदि आपने से पूछा जाए तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है, जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है दोस्तों। किसको प्रदर्शित करती है? अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन आयंस के सांद्रता के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। यदि अपने से कोई पूछ लिया जाए तो बताना कि पीएच वैल्यू, इसका मान हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। किसका? पीएच का स्केल का। इसका मान किसका? पीएच स्केल की मान की बात करें, इसका मान हाइड्रोजन आयंस, किसके? हाइड्रोजन आयंस की बात करें तो हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण के, किसके? हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण, किसकी बात है? हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। अर्थात यदि दोस्तों यदि हमसे पूछा जाए कि पीएच वैल्यू को हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं तो आपको आसानी से पीएच वैल्यू को प्रदर्शित करना आना चाहिए। या तो इनके मान पूछ लिए जाते हैं कि HW log किस प्रकार से आते हैं, उस तरह से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? जैसे आपसे पूछ लिया जाए पीएच बराबर, क्या पूछ सकता है? पीएच बराबर, तो आप बता सकते हो पीएच बराबर क्या होता है। 1/H क्या होता है दोस्तों? 1/H, या आपको माइनस इस तरह से भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। ठीक है ना? ये हो गया पीएच, कि पीएच को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको पीएच को रिप्रेजेंट करने की तरीका आना चाहिए। यदि आप यहां पे देखो तो इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हाइड्रोजन आयंस की। हाइड्रोजन आयंस अपने आप में कुछ कहता है, क्या कहता है इसकी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन आयंस अपने आप में कुछ कहता है, क्या कहता है इसकी डिस्कस करते हैं। क्या कहता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आयनों की सांद्रता, किसकी? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होती है या अधिक होगी, जितनी अधिक होगी या होती है, पीएच मान, क्या? पीएच का मान उतना ही कम होता है दोस्तों।
क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना कि हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होती है या होगी उतना ही पीएच का मान क्या होगा, कम होता है किसी भी पदार्थ के अंदर, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान रखना। अपने से पूछ लिया जाए जैसे उदासीन विलयन के पीएच मान कितना होता है, तो आप बता सकते हो उदासीन विलयन के पीएच का मान जो होता है वो 7 होता है दोस्तों। कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। किसकी कितना होता है, 7 की बात कर लिए, 7 होते हैं, 7 होता है। उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन आयनों की सांद्रता जो होते हैं उनका मान होता है 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर। कितना होता है, 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। अतः यही कारण है कि इसका पीएच मान जो होता है कितना अपन लेके चलते हैं, 7 लेके चलते हैं दोस्तों। यदि अपने से पूछा जाए कि उदासीन जल के लिए यदि हम पीएच मान निकालते हैं तो कितना होता, तो आप बता सकते हो उदासीन जल का पीएच मान 7 होता दोस्तों। कैसे होते, तो आपको यह भी बताना है कि उदासीन जल के लिए जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयंस किस में निकलते थे, अम्ल में, और क्षार में क्या निकलता था, हाइड्रोक्सिल आयंस निकलते थे। तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस, हाँ, इन दोनों के आयनों की जो सांद्रता का जो मान होता है वो होता है 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। अतः इसकी पीएच मान कितना मान लेते अपन, 7 मान लेते। कैसे, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। चलिए कैसे निकालते हैं, जल के लिए हाइड्रोजन आयंस एवं हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता कितनी, आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। कितना होता है, 7। अतः इसकी पीएच जो होगा कितना, आराम से बैठा दो पीएच मान में कितना लेके चले थे अपन दोस्तों, लॉग H तो था यहां पे 1 × 10⁻7, ठीक है ना, 1 × 10⁻7, या हम लिख सकते हैं 7 log 10, 7 log 10। और log 10 का मान आपको पता है कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहां से क्या बच गया, 7। तो मान आसानी से अपन निकाल लिए। हाइड्रोजन आयन के मान पे अपन ने रख दिया 1 × 10⁻7, 1 × 10⁻7 मोल लीटर।
और आसानी से अपन ने निकाल लिया दोस्तों। इस तरह से हम उदासीन जल के पीएच मान को हमने कवर कर लिया। अब यदि अपने से यहाँ पे पूछ लिया जाए दोस्तों, अलग अलग पीएच मान पूछा जाए, नींबू का पूछा जाए, जल का पूछ लिया जाए, समुद्री जल का पूछा जाए, तो आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ से हमें यह ज्ञात होता है दोस्तों कि जो पीएच मान जो होती है वो हमेशा अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य को मापता है। किसी भी पदार्थ के अंदर अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापता है कि उसके अंदर कितनी सामर्थ्य यानी शक्ति कितनी है। पानी का गुण कितना है, पानी कितना यानी तनु कितने और सांद्रण कितना है, इन दोनों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं हम पीएच स्केल, पीएच वैल्यू माप लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से हमें ये ज्ञात हो गया कि पीएच स्केल जो है वो किसी भी पदार्थ के अंदर अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापता है, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापता है दोस्तों। अब यदि अपने से पूछे जाए यहाँ पे कि पीएच मान जो होता कितने से कितने के बीच में होती है, तो पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है, 0 से 14 के बीच होता है। अब यहां पे इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में। एक तो आपको यह बताना है कि यदि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो 7 से नीचे नीचे 6.5 तक की बात करें, 6.9 तक की बात करें, 0 to 6.9 तक की यदि हो, 0 से 6.9 तक के पीएच मान वाले पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अम्ल, एसिड कहते हैं। ठीक है ना। और अब यहां से देख लो, से की आ गई यानी 7, जिसका मान 7 हो, 7 जिसका मान क्या हो? 7 हो दोस्तों, जिसका मान केवल 7 होता है उसे हम लवण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जिस पदार्थ का मान कितना हो? 7 हो। अब बच गए 7 से ऊपर, 7 से अधिक, 7 से लेकर कहां तक? 14 तक के मान वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षार कहते हैं। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं आसानी से। इसलिए पीएच मान का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर कहां तक लेके चलते हैं? 0 से लेकर हम 14 तक चलते हैं। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आसानी से बता सकते हैं कि 0 से 14 तक के जो मान होते हैं वो पीएच का मान 0 से 14 तक के बीच में होता है। 0 से 6.9 तक के मान यदि पीएच मान वाले पदार्थ होते हैं उसको हम अम्ल कहते हैं। जिसका मान केवल 7 होता है उसे हम लवण कहते हैं। और 7 से लेकर 14 तक के मान वाले को हम क्या कहते हैं? 7 से लेकर 7 यानी यहां पे अब 7 से अधिक, 7 से अधिक लेकर 14 तक के मान वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं दोस्तों। यदि अपने यहां से पूछा कि किसका मान कितना होता तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे अपने फॉर एग्जांपल की बात करें, दूध का पीएच मान पूछ लिया जाए। किसका मान पूछ लिया जाए दोस्तों? दूध का यदि पीएच मान पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। हाँ,
चाय की यदि पीएच मान पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। कॉफी का पीएच मान पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। ये लवण है, अम्ल है, क्षार। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करना होता। उनसे पहले हम छोटे से टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जैसे मुख की बात करें, मुख के अंदर भी पीएच मान होता है। तो मुख के अंदर के मुख का पीएच जो साधारण मान लेके चलते हैं वो 6.5 के करीब होता है। हमारे मुख की बात हो रही, मुख की पीएच साधारणतः कितना होता है? 6.5 के करीब होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि मुख का पीएच मान साधारणतः कितना होता है, तो आपको बताना है मुख का पीएच मान साधारणतः 6.5 के करीब होता है। दोस्तों कितना? मुख की पीएच साधारणतया 6.5 के करीब होता है। अपने से पूछा जाता दोस्तों ये क्वेश्चंस पेपर में, तो अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? कितना होता है? 6 पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, ठीक है ना, मुख के अंदर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों के इनेमल क्षय होता है या होने लगता है, अर्थात धीरे धीरे वो झड़ने लगते हैं। इनेमल जो हमारे ऊपर एक दांत के ऊपर एक परत होता है जो चमक बनाए रखता है, सफेद जैसा दिखने लगता है आपका, ये क्षय होने लगता है। धीरे 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 ये ब्लैक में, रेड में, किसी प्रकार के पीलापन में बदल, यानी दांत की चमकतापन जो होता है वो खोने लगता है धीरे धीरे, यदि कम हो जाए तो। ठीक है, ये हमारा मुख का बात हो गया। यदि इसके अलावा यदि अपने से पूछा जाए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, एसिड रेन की बात करते हैं। अम्लीय वर्षा पूछा जाता, अम्लीय वर्षा कब होती, किसे कहते हैं अम्लीय वर्षा? ठीक है, तो जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। कितना? जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल का पीएच मान जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग जो होते हैं वो 7 से लेकर 7.8 तक की ही होती है। यदि अपने से पूछा जाए कि अपने शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया होती है उनमें लगभग पीएच मान कितने से कितने के बीच में होती है, तो आपको बताना शरीर में होने वाली जो जैव रासायनिक क्रिया के अधिकतर जो संकीर्ण पीएच मान जो होते हैं, लगभग जो पीएच मान रेंज जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? वो 7 से लेकर 7.8 के बीच होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, शरीर के अंदर। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया का
अधिकतर जैव रासायनिक क्रिया के का अधिकतर संकीर्ण पीएच 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, 7.7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। यदि अपने से पूछा जाता आप इसकी आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। पीएच मूल्य का उपयोग जो नॉर्मली किए जाते हैं दोस्तों, यदि कोई पूछे तो पीएच मूल्य का जो अधिकतर जो उपयोग किए जाते हैं वो एल्कोहल में किए जाते हैं, चीनी में किया जाता, कागज आदि इन उद्योगों में अपने आसानी से प्रयोग करते हैं। अधिकतर एल्कोहल के उद्योग में कर लेते हैं हम, चीनी कागज उद्योग में हम आसानी से पीएच मूल्य का हम उपयोग करते हैं। यदि अपने से यहाँ पे और भी पूछा जाए कि आपको ये बताना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो दूध का मान जो होता है पीएच मान 6.4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 6.4। मानव रक्त का पीएच मान यदि अपने से पूछा जाए तो 7.4 होता है दोस्तों। मानव लार का पीएच मान पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो 6.6 से लेकर 6.6 से लेकर आपको ये भी 7.5 तक होते हैं। आंसू का पीएच मान पूछा जाए दोस्तों तो 7.4 लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए दोस्तों तो 7 लेके चलते हैं। समुद्री जल का पीएच मान लेकर पूछा जाता है आपको बताना है 8.4 बताना। चूना 13 होता है, कास्टिक सोडा का 14 होते हैं, नींबू का 2 होता है, मूत्र का 6 होता है और दूध का 6 अंडा का पूछा जाए तो 7.8 होता है। इस तरह से कुछ पीएच स्केल होते हैं, पीएच वैल्यू होते हैं हर का, आपको आसानी से बताना। टमाटर की जूस का पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हो 4 होते हैं। ठीक है ना। सिरका का पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो 3 तक होते हैं, 3.4 तक होते हैं। शराब का पूछा जाए तो भी बता सकते हैं 3.8 तक के होते हैं। ठीक है। ये सारे, कॉफी का पूछा जाए तो आप बता सकते हो 5.5 होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पीएच मूल्य अपने को पता होना चाहिए आसानी से, जिनके बारे में हम बता सकते हैं दोस्तों। चलिए, ये तो हो गए पीएच मान के बारे में बात। अब हम बात करेंगे बफर विलयन की बात करेंगे दोस्तों। बफर विलयन क्या होता है? बफर विलयन वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में परिवर्तन किए बिना ही अवशोषित कर लेता है, बफर विलयन कहलाता दोस्तों। जैसे सोडियम एसीटेट की बात कर ले, एसिटिक एसिड का बात कर ले, इन सब के मिश्रण प्रभावी बफर विलयन कहलाते दोस्तों। जब उसे पानी में विलीन किया जाता है, जिस विलयन में बफर विलीन अंतर्विष्ट होता है, वो अत्यधिक मंद अम्ल के रूप में कार्य करता है दोस्तों। इसे ही अपन कह देते हैं बफर विलयन। क्या कहते हैं बफर विलयन? वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना ही अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता? अवशोषित कर लेता है, बफर विलयन कहलाता। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया था सोडियम एसीटेट की बात कर लिए। इसके अलावा हम एसिटिक एसिड का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन है दोस्तों। ठीक है ना, बफर विलयन है। ये बफर विलयन की हमने डिस्कस कर ली। तो आज हमने डिस्कस किया आपके सामने लवण के उपयोग की बात कर लिया। लवण के उपयोग के बाद हमने डिस्कस कर लिया आपके पास पीएच मान की बात कर लिए। पीएच मान के बाद हमने बात कर ली अपन बफर विलयन की बात। चलिए दोस्तों, इसी तरह लगातार हमसे आप जुड़े रहिए। आपको नए नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच में हाजिर रहेंगे और तरीके से एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताते रहूँगा कि साइंस के टॉपिक में किस तरह से अपने को बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर करना है, जो हमारे लिए सबसे अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभप्रद सिद्ध होगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू।